और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच मौजूद खास मेहमान का, माननीय सांसद जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और क्योंकि किरण रिजिजू जी, माइक आप ले लीजिए प्लीज सर। और क्योंकि बाहर शुरुआत है हल्की गुलाबी ठंड की, सत्र चल रहा है शीतकालीन, लेकिन ऐसा लगता है कि सियासी पारा बहुत गर्म संसद के अंदर नजर आता है। इस बार विपक्ष बहुत अग्रेसिव है, बहुत हमलावर है, जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। और क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है अल्पसंख्यक मंत्रालय की, इसीलिए वक्फ संशोधन बिल के साथ ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आपने कहा कि राहुल गांधी बीइंग एन एलओपी, जो स्तर है भाषा का वो बहुत ज्यादा गिर चुका है। उनके पास एनजीओ से कोई चिट आती है जिसको वो पढ़ देते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? आप सबको नमस्कार। वैसे तो पार्लियामेंट चलाने का जिम्मेदारी सबका है, सरकार का तो है ही, विपक्ष का भी है। सब जितना सदस्य हैं मिल करके पार्लियामेंट को अच्छी तरह से हम लोग चला सकते हैं। लेकिन एक वर्ग या एक ग्रुप चाहेगा तो पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कभी कभी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी माहौल बिगाड़ सकते हैं। तो हम लोग तो कोई यहाँ डिक्टेटर सरकार तो है नहीं, तो सबका सुनना पड़ता है। तो सुनते सुनते हम लोग सरकार जो है चाहते हैं कि संसद का सत्र अच्छा से चले। लेकिन पहले दिन से कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने जो हंगामा करने का प्रयास किया, तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ रहे हैं कि इस तरीके से हंगामा करने से कोई राजनीतिक लाभ तो मिलने वाला है नहीं। नुकसान होता है तो पार्लियामेंट का नुकसान होता है, देश का पैसा नुकसान होता है, हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है उसका नुकसान होता है। दूसरा, जैसे आपने कहा विपक्ष बहुत एग्रेसिव है। एग्रेसिव अच्छा चीज़ के लिए एग्रेसिव हो तो बहुत अच्छी बात है। नकारात्मक एग्रेसिव क्या होता है? कोई चिल्लाने के लिए एग्रेसिव हो, किसी को गाली देने के लिए एग्रेसिव हो, वो एग्रेशन का कोई मतलब नहीं है। हम लोग भी एग्रेसिव है, लेकिन विकास के लिए एग्रेसिव है, देश को आगे ले जाने के लिए भी हम लोग भी बहुत एग्रेसिव है। किसी को धमकाने के लिए एग्रेसिव नहीं है। पार्लियामेंट, देखिए मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र का संसद, वो तो हंगामा थोड़ा हल्ला गुल्ला तो होगा ही, उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग जब नए नए पार्लियामेंट में आए तो हमने तो देखा है, बहुत सीखा भी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, चंद्रशेखर जी, आडवाणी जी, कई सीनियर उसमें जब एमपी थे तो हम लोग पीछे से बैठ करके सुनते थे, फिर हम लोग भी बोलते थे जब मौका मिलने पर। लेकिन हम लोग ऐसे तो नहीं करते थे कि पहले दिन कुएं में कूद जाओ और पूरा हंगामा करो। ऐसा तो पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जैसे कांग्रेस पार्टी का विशेष करके जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जबरदस्ती करेंगे तो बिल पारित करना तो हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास मेजोरिटी है। हम इसलिए अभी पार्लियामेंट जबरदस्ती बिल पास नहीं कराया। हम चाहते का मौका और देंगे और चर्चा करना चाहिए। कोई भी विषय चर्चा करके पारित होता है तो उसका महत्व होता है। अदरवाइज अगर ऐसे करते रहेंगे और हमको सरकार चलाना है, फाइनेंस बिल पास करना है, एप्रोप्रिएशन बिल पास कराना है, कई इंपॉर्टेंट बिल्स है पास करना है, और पास नहीं करेंगे तो देश कैसे चलेगा? तो हम तो पार्लियामेंट को तो चलाना ही है और बिल भी पारित करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि चर्चा हो करके पारित हो तो सार्थक होता है। लेकिन आपको लगता है किरण रिजिजू जी की पिछले कुछ समय में जो संसद की कार्यवाही है वो इस हंगामे की भेंट ज्यादा चढ़ी है? जब जनता देखती है सदन की कार्यवाही तो उसको लगता है कि उससे जुड़े हुए बिल पारित हों, चर्चा हो, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। लेकिन जब सदन की कार्यवाही खत्म होती है और जब आर्स निकल कर आते हैं कि कितने घंटे सार्थक चर्चा रही या कितने घंटे हंगामे की भेंट चढ़ते रहे, आपको क्यों लगता है, क्या सिर्फ कोरी राजनीति वजह है विपक्ष के इस हंगामे की सदन के भीतर, और नुकसान ज्यादा बड़ा किसका होता है? मैंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी सुधर जाएंगे, क्योंकि पिछले 2 सत्र में बहुत हंगामा किया। चुनाव में तो कोई उसको लाभ तो मिला नहीं है। तो अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, उसमें भी उनको कोई लाभ मिला नहीं है। झारखंड में भी उनका पार्टनर का तो अच्छा हुआ, लेकिन कांग्रेस का तो कोई लाभ मिला नहीं है।
तो या संसद में हंगामा करके कोई पब्लिक का सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है, तो फिर हंगामा क्यों करते हैं? लोकतंत्र में पीपुल्स पल्स, लोगों के जो भावना है उसको समझना जरूरी है। तो कोई नहीं चाहते जी इस देश में जितना मिडिल क्लास हो, गरीब हो, अपर क्लास हो, वुमेन, मैन, यूथ, किसी को भी पूछो, कोई नहीं चाहता कि संसद में हंगामा हो। सब चाहते हैं कि संसद में चर्चा होना चाहिए। कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे पार्लियामेंट देखने के लिए आते हैं, सबको हम लोग सीट देते हैं, वो गैलरी, इतना बड़ा गैलरी बनाया हुआ है। सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन कैसे चलते हैं देखना चाहते हैं। वो आते हैं, हंगामा हो गया, पार्लियामेंट बंद हो गया। बेचारे दिन भर समय लेके आते हैं और पार्लियामेंट का व्यवस्था ऐसा कैसे चलेगा? मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री जरूर हूं, मेरे पास जिम्मेदारी है, लेकिन हर एक मेंबर का भी उतना ही जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट चलाना, ये मैं मानता हूं हर एक मेंबर को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। ऑन अ लाइटर नोट, पार्लियामेंट चलाना आसान लगता है आपको या कभी कभी कठिन लगता है कि ये बहुत ज्यादा रकस हो रहा है पार्लियामेंट? मेरा तो ऐसा स्वभाव है, मैं सबसे बात करता हूँ, विपक्ष के नेताओं से भी, मेरे घर में भी आते हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वहाँ में मैं खुद भी गया, उनसे बातचीत किए। मैंने कहा कि हर समय मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। हमारे पार्टी के नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी शुरू से कहा कि हम सबके साथ मिल करके, तालमेल करके चलाएंगे। लेकिन हम बात करते हैं, लेकिन वो फिर पार्लियामेंट शुरू होते ही हंगामा शुरू कर देते हैं। बिजनेस एडवाइजरी में हम लोगों ने तय किया समय कि कौन से बिल में कितना घंटा हम चर्चा करना चाहेंगे। जो भी मांगा हमने माना है। अब मैं अंदर में क्या तय किया था अभी बाहर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो जो विपक्ष ने मांग किया है हमने एग्री किया है। कोई छोटा बिल भी हो, अगर विपक्ष कहते हैं कि हम 3 घंटा का चर्चा चाहते हैं, वो भी हमने मंजूरी दिया है। हम लोग इतना मतलब बहुत पॉजिटिव माइंड से हम लोग बात करते हैं, लेकिन अब देश दुनिया का सामने में क्या मैसेज आते हैं? लोकसभा शुरू होते ही, राज्यसभा शुरू होते ही वो नीचे आ जाते वेल में। ये अच्छा दृश्य नहीं है जी। आपने क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव की चर्चा की, पहले तो आपकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में आपने एक बड़ी जीत दर्ज की, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आपका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत बेहतर रहा पिछले चुनाव के मुकाबले, उसके लिए भी आपको बधाई। लेकिन महाराष्ट्र में इस बार एक नैरेटिव सेट किया गया, एक है तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन विपक्ष इस पर भी कहता है कि आप बांटने की राजनीति करते हैं और यही बीजेपी को सूट करती है और उनको लगता है कि चुनावों में इसका लाभ होगा। आपको लगता है जो नैरेटिव, जो नारे महाराष्ट्र के चुनाव में दिए गए, एक है तो सेफ वाला नैरेटिव काम किया और यही बीजेपी की इस बम्पर जीत की बड़ी वजह रही? देखिए, नैरेटिव क्या होता है? अगर फॉल्स नैरेटिव है तो वो चंद दिनों के लिए होता है। अगर अच्छा नैरेटिव है, फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर करेक्ट है, आप नैरेटिव बनाते हैं तो वो लंबा चलेगी। अगर एक है तो सेफ है, उसको भी आपत्ति है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? जो दिन में सोने का नाटक करेंगे तो आप उसको जगा नहीं सकते हैं। हम अंग्रेजी में भी कहते हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। वही तो एक है तो सेफ है कि हम एक है तो हम सेफ है, यूनाइटेड एज ए इंडिया, हम एक रहना है। उसमें आपत्ति का तो कहाँ से, आप किस नज़र से उसको आपत्ति लगता है? कहाँ आप देखिए, कांग्रेस को भी पूछ सकते हैं। तो इसको सही बोलने पर भी अगर गलत है बोलता है तो उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन पब्लिक ने कांग्रेस का और उनके दलों का बात को एक्सेप्ट नहीं किया है, यही नतीजा दिखाया। हम लोग तो, मैं खुद महाराष्ट्र में कम से कम 3 महीने रहा, आना जाना करते रहा। लोग समझ गए, लोकसभा में थोड़ा सा एक नैरेटिव चलाया था, वो तो बिल्कुल फट गया है, वो फ्यूज हो गया। तो अब तो उनका, मुझे लगता नहीं कांग्रेस को कोई और नैरेटिव ऐसे है जो लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। क्योंकि आपके पास अल्पसंख्यक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है किरण रिजिजू जी, चुनावों के दौरान बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उठा, झारखंड में उठा, उससे पहले असम में भी इस बात का जिक्र हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से किया गया कि डेमोग्राफी बदल रही है, घुसपैठ हो रही है। फिर अरुणाचल में भी लगभग इसी तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। आप इसे सिर्फ एक चुनावी नारा या एक अगेन नैरेटिव की तरह देखते हैं, या एक गंभीर समस्या ये बदलती डेमोग्राफी
आपकी नजर में है और एक बड़ा संकट भी है? देखिए, जब बीजेपी का जन्म नहीं हुआ 1980 से पहले भी इंडिजिनस पॉपुलेशन का सेफ गार्ड, इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू, ये तो पहले भी रहा है। ये कोई नए मुद्दे नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि जिस जगह में मूल रूप से जो लोग रहते हैं उनका पहचान बनाए रखे। ये कोई चुनाव का विषय नहीं है, ये हमारे लिए अस्तित्व का विषय है कि हमारा पहचान, हमारा मान सम्मान, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन बचाए रखे। कौन नहीं चाहेगा ये बताइए? अगर किसी भी राज्य में बाहर से लोग आकर के वो वहाँ रहने वाला को वहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे तो कोई नहीं मानेगा। मुझे नहीं लगता कि ये जो इमिग्रेशन, इलीगल माइग्रेंट्स या आपका आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, ये सब चुनाव का मुद्दा है। जी, अभी संसद में आपकी तरफ से एक जवाब दिया गया, और क्योंकि मैंने शुरुआत में वक्फ संशोधन बिल का जिक्र किया, आपने बताया कि देश में 58,000 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं जिस पर वक्फ बोर्ड की तरफ से अवैध कब्जा किया गया है। आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीडर्स हैं या जो वक्फ बोर्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं या जो राजनीतिज्ञ हैं विपक्ष में, वो ये कहते हैं कि आप उनके अधिकारों पर कब्जा जमाना चाहते हैं। देखिए, अगर कोई मुसलमान नेता कुछ कहते हैं तो वो पूरा मुसलमानों के लिए कहता है, ये मत सोचिए। ये सबके लिए एप्लीकेबल है दुनिया में। मैं बाकी का नहीं कहता हूं, मुसलमान देश जितना भी है, जहां मुसलमान बहुल है, किसी भी राष्ट्र में भारत को छोड़ के वक्फ बोर्ड है क्या? कहीं नहीं। किसी भी देश में वक्फ प्रॉपर्टी को इतना कब्जा करके रखा कोई और देश है क्या? आप रिसर्च करके देख लीजिए। 1954 में वक्फ बिल लाना ही गलत था। आप कुछ ट्रस्ट बनाइए, कोई प्रावधान कीजिए। संविधान में तो वक्फ का कोई प्रावधान तो है नहीं। आप कुरान खोल के देखिए, वहां वक्फ शब्द है क्या? नहीं है। तो हमारे देश में वक्फ बोर्ड का व्यवस्था क्यों खड़ा किया गया? अगर कोई कहता है कि आज देश में तीसरे सबसे बड़ा संस्था जिसके पास जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है, वो भी सही नहीं है। आप कहेंगे कि डिफेंस के पास सबसे ज्यादा जमीन है, उसके बाद दूसरे नंबर में रेलवे के पास है, तीसरे वक्फ बोर्ड के पास है, ये भी तो गलत है। डिफेंस का जितना जमीन है तो डिफेंस क्या, वो डिफेंस मिनिस्ट्री अपने लिए रखा है कि वो देश का जमीन है। रेलवे में, आप रेलवे में जाते होंगे, 1000 किलोमीटर आप रेलवे ट्रैक से ही तो आप सफर करते हैं। तो ये सारा जमीन जो हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर रेलवे ट्रैक है, वो प्राइवेट जमीन है क्या? सरकार का मतलब देश का है। तो वक्फ प्रॉपर्टी में तो कोई देश का बोल के तो डिक्लेयर किया नहीं है। आप मूल रूप से देखिए, देश का जमीन देश का होता है। आप अगर दिल्ली में लैंड अलॉटमेंट ले लीजिए, किसी भी राज्य में लैंड अलॉटमेंट लीजिए, क्या लिखता है? ये लैंड टेम्पररी आपको अलॉटमेंट किया जाता है, जमीन देश का होता है। तो रेलवे का जमीन हो या डिफेंस का, देश का होता है। तो वक्फ बोर्ड में ये आप प्रावधान है कि एक बार वक्फ का जमीन हो गया तो वो हमेशा वक्फ का हो जाता है, आप रिवर्स कर ही नहीं सकता है। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए क्या देश में? देखिए, इसमें राजनीतिकरण किया जा रहा है। माइक बजा बजा करके मुसलमानों के कॉलोनी में घुमा घुमा करके कहता है कि वक्फ बिल अमेंडमेंट हो जाएगा तो सारा मस्जिद, कब्रिस्तान सब सरकार ले जाएंगे। ये कौन लोग फैला रहे हैं इस तरह का जो अफवाहें, झूठ कौन बोलते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक बना कर रखा है। ये नुकसान किसका है? मुसलमानों के लिए भी नुकसान है, देश के लिए भी नुकसान है। किसी एक वर्ग को वोट बैंक बना कर रखना, ये कितना गलत बात है। किसी भी कांग्रेस नेता को पूछिए, बोलते हैं कि 15-18% मुसलमान वोट वैसे ही मिलना है, अब हिंदू को डिवाइड करो। ये कोई तरीका होता है क्या? इसमें, इस देश में किसी भी वर्ग, किसी भी जाति को वोट बैंक बनाना, ये कांग्रेस ने शुरू से खेल खेला है। उसी का वजह से शुरू में ही पंडित नेहरू के समय में वक्फ बोर्ड बनाया और वक्फ एक्ट पास किया गया है। हम लोग अभी उसको बदलना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ। उसका हिसाब किताब तो होना चाहिए ना जी। मैं अभी डिटेल में तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारा मंशा बहुत साफ है।
न्याय देंगे। मुसलमानों के बीच में भी बहुत गरीब मुसलमान हैं, बैकवर्ड मुसलमान है, महिला है, विशेष करके महिला और बच्चे, उनके लिए अगर इतने लाखों का वक्फ संपत्ति को अगर मुसलमान गरीबों के लिए, महिला बच्चे के लिए अगर काम नहीं आ रहा है, कहते कि मुसलमानों में गरीबी ज़्यादा है, तो गलती किसका है? कि हमको नहीं सुधरना चाहिए कि हम सरकार में हैं? ये हमारा दायित्व है, ये हमारा संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गरीबों को उसका हक मिलना चाहिए। अगर कहीं नहीं मिला तो जरूरत पड़ेगा तो कानून बना करके भी हम हक दिलाएंगे, ये हम करेंगे। आपने कहा कि जो विपक्षी पार्टी है वो मुस्लिमों की राजनीति करती है और वोट बैंक बनाना किसी को भी गलत है, लेकिन वही विपक्षी एक पार्टी कहती है कि आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। आप चाहते हैं कि हिंदू आपका वोट बैंक बने और इसीलिए आप कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। वोट बैंक वो बनाते हैं और बाकी अगर कंसोलिडेट होता है, नाराज होता है, तो हम कैसे वोट बैंक बना रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का पहला नारा सबका साथ सबका विकास, वो सैचुरेशन में जा रहा है। हर एक स्कीम, पानी का स्कीम 100% सबको मिलना चाहिए, बिजली का स्कीम सबको मिलना चाहिए, अगर अकाउंट में पैसा डालना है सबको मिलना चाहिए। ये सैचुरेशन में जा रहा है, तो वहां हम बाइफर्केशन थोड़ी कर रहे हैं कि इसको इतना लेकिन मिलना इसी में चाहिए। आपने जोड़ा सबका विश्वास, और उस सबका विश्वास में सेकेंड टर्म में मोदी जी ने फिर जोड़ा सबका साथ सबका विकास के साथ में सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये फिर जोड़ा ताकि हमारा एफर्ट, हमारा जो कोशिशें हैं वो और इंक्लूसिव होना चाहिए। इस नारा के साथ हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ तो कोई उनका सुन नहीं रहे। अमेरिका में जाकर भाषण देते हैं कि देश तोड़ रहे हैं। आप बताइए, मैं भी एक माइनॉरिटी हूँ, हमको कभी अनसेफ महसूस किया क्या? नहीं। मैंने इस देश में कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं माइनॉरिटी हूँ, मुझे अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। तो वहाँ अमेरिका में जाकर, लंदन में जाकर के अपने जो सोच विचार से जो मिलता जुलता लोगों के बीच में बैठ करके बोलते हैं कि इंडिया में सेफ नहीं है, माइनॉरिटी का वहाँ कोई अधिकार नहीं मिलता है, भारत में कोई संस्था नहीं है, कोर्ट का बात कोई नहीं मानता है। ऐसा भाषण देश से बाहर जा करके अपने देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। कौन विश्वास करेगा देश में ऐसे लोगों का? देखिए, हमको आगे बढ़ना है तो हमको एकजुट होकर के आगे बढ़ना। ये जो फेक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव, ये जो प्रोपेगेंडा, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इसी फेक नैरेटिव को खत्म करने के लिए मुझे लगता है कि आप इन्हीं ब्रांड एम्बेसडर्स का काम कर रहे हैं। वक्त संशोधन बिल को लेकर अभी आप कुछ मुस्लिम लीडर्स से आपने मुलाकात की। आपको लगता है कि ऐसे बड़े मुस्लिम लीडर्स जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उन मुस्लिम लीडर्स का एक हिस्सा होना चाहिए जो शायद उस नेगेटिव नैरेटिव को खत्म करके एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ मुसलमानों के बीच जाए? नहीं, मैंने देखा है जैसे असदुद्दीन ओवैसी और कुछ लोग हैं, वो तो सुधरने वाला नहीं है। उसको आप जितना भी बोलो, उसका एजेंडा में वो चलेंगे, वो कुछ उससे हम वो उम्मीद नहीं रखते हैं। लेकिन हजारों मुसलमान हमारे पास आते हैं और मुसलमान के लीडर्स आते हैं, और सुन्नी से भी, शिया से भी, अहमदिया से भी, दाऊदी बोरवा से भी कई लोग मेरे पास आकर के कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। वक्फ बोर्ड का जो मामला है ये बहुत गंभीर है, माफिया लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, इस पे प्रहार होना चाहिए। कई लोग तो ये भी कहते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कुछ लोग तो कहता है कि मुसलमानों में कि वक्फ बोर्ड का प्रोविजन ही खत्म कर दीजिए, ये एक्ट क्या जरूरत है, इसको कुछ ट्रस्ट बना करके चलाइए। सरकार अपना तरीके से काम करेंगे तो सबको फायदा मिलेगा। अभी तो सबको थोड़ी फायदा मिल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि आपके पास तो नंबर हैं, आप चाहें तो फौरन वक्फ संशोधन बिल को पास कर सकते हैं, लेकिन आपकी एक अप्रोच नजर आई और आपने जेपीसी के गठन का प्रस्ताव रखा। जेपीसी गठित हुई, जितनी जेपीसी की बैठकें हुई, चर्चा हुई, उसमें हंगामा जरूर हुआ। फिर अब आपने कह दिया कि इसको हम, इसकी टाइमलाइन और जो इसकी अवधि है वो बढ़ा देते हैं। तो क्या बजट सत्र के लिए अब इंतजार करना होगा जब सरकार सदन के भीतर वक्फ संशोधन बिल को पास करेगी? देखिए, हम चाहते तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम बजट सेशन में ही पारित कर सकते थे। पिछली बार सबने मांग किया, इसको चर्चा होना चाहिए, थोड़ा सा और लोगों को अपना व्यू रखने का मौका देना चाहिए। हमने तुरंत उसको जेपीसी को दे दिया। अब जेपीसी रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ हियरिंग, 1 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने एप्लीकेशन रिसीव किया, और रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ हियरिंग, विटनेस बुला करके, जगह जगह बुला करके वक्फ
ये जो स्टेक होल्डर्स को सुन रहे हैं। अभी मुझे फिर उनका रिक्वेस्ट आया कि थोड़ा सा और समय चाहिए। हम चाहते तो अभी भी हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं हम एक्सटेंशन नहीं करेंगे, आप तुरंत सबमिट करो, हम पारित करेंगे, अभी भी हम कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से हम सोचते हैं कि जबरदस्ती क्यों करेंगे, थोड़ा सा और मौका देने में क्या फर्क पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी का आप उनका जो अप्रोच को देखिए कि हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबने रिक्वेस्ट किया कि कुछ समय और दे दीजिए। हमने फिर उसका अवधि बढ़ाया और हमने पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया उसको कि अगले सत्र बजट सेशन आने वाले हैं। फिर तो एक बजट सेशन में हमने ये बिल इंट्रोड्यूस किया, अब दूसरे बजट सेशन में हम उसको पारित करेंगे। तब तक मैं मानता हूं जब बच्चे कुछ जगह जैसे पटना नहीं गए, लखनऊ नहीं जा पाया, कलकत्ता नहीं जा पाया, वहां जरूर जाए। और मुंबई होकर के एक्सटेंसिव हियरिंग किया, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई सब हो चुके हैं, गुवाहाटी, भुवनेश्वर सब गए हैं। हम चाहते हैं ये जेपीसी और जगह जाए, कश्मीर भी जाए और ये यूनियन टेरिटरीज में भी जरूर जाए। हमारा कोई आपत्ति नहीं है, एक्सटेंसिव हियरिंग होना चाहिए और सबका बात सुने, लेकिन करेंगे तो वही जो देश हित में है। और यानी कि आप वक्त संशोधन बिल को पास करेंगे ही, क्योंकि वो आपको लगता है देश हमारा हित में है। मंशा तो साफ है ना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। एक रिजर्वेशन को लेकर सर लगातार आरक्षण का एक मुद्दा हमेशा से रहा है। अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर एक अल्पसंख्यक मंत्री होने के नाते आपके विचार क्या हैं, इसको लेकर क्या? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ये वेलफेयर मिनिस्ट्री है। संविधान में धर्म के नाम से आरक्षण देने का कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस ने बहुत मतलब ऐसा काम उठाया जो संविधान का खिलाफ है, संविधान के स्पिरिट का खिलाफ है। धर्म का नाम में अगर आप रिजर्वेशन देना शुरू कर देंगे तो ये देश बढ़ जाएंगे। आप इसका कॉनोटेशन समझिए, उसका प्रभाव। धर्म अपना अपना फेथ होता है, अपना हिसाब से मानते हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन है वो आपका सोशल स्टेटस, सामाजिक व्यवस्था में लगता है कि इन लोगों को आरक्षण देना चाहिए ताकि वो बराबर में आ सके। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। अब कांग्रेस जबरदस्ती धर्म को घुसा रहे हैं, वो भी कहते हैं कि मुसलमानों को ही रिजर्वेशन देना चाहिए। वो बुद्धिस्ट का बात क्यों नहीं करते हैं, सिखों का बात क्यों नहीं करते हैं, अपने बोरास का बाकी लोगों का बात क्यों नहीं करते हैं? कभी कांग्रेस ने जैन को रिजर्वेशन देने का बात किया क्या? मुसलमानों को ही रिजर्वेशन देने का बात क्यों करते हैं? इससे मुसलमानों को ही ज्यादा नुकसान होता है। मैं बार बार ये कहता हूं, देश को भी नुकसान होता है और मुसलमानों को भी नुकसान होता है। ये कांग्रेस ही ये सारा खेल खेल रहा है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान सबको होता है। अभी संविधान दिवस का मौका था और हमने देखा कि आपने भी कई कार्यक्रमों में शिरकत की और प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार लगातार संविधान दिवस को लेकर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनावों से लेकर अब तक ये कहा जाता रहा विपक्ष की तरफ से कि आप संविधान खत्म कर देंगे, जिसमें इनफैक्ट बीजेपी के ही कुछ लीडर्स के बयानों को मेंशन करते हुए कहा गया कि हमने ऐसा नहीं कहा, ये खुद बीजेपी कहती है। एक, उस नैरेटिव को लेकर आपका टेक क्या है? और दूसरा, संविधान दिवस और अभी संविधान दिवस के मौके पर लोगों में आती हुई जागरूकता, लोगों के बीच में पहुंचाए जा रहे संदेश कितना ज्यादा मायने रखते हैं? देखिए, संविधान को लेकर के अगर पार्लियामेंट में बहस होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं इस विषय को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। संविधान को एक्सेप्ट किया 1949 26 नवंबर को। उसके बाद आप एक इतिहास खोल के देख लीजिए, कब कब संविधान पर हमला हुआ। 1975 में इमरजेंसी लागू हुआ और जब देश में इमरजेंसी लगा करके 1976 में कांग्रेस पार्टी ने संविधान का प्रियम्बल को ही बदल दिया। बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, वो संविधान का आत्मा क्या है? वो प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल से इंस्पिरेशन लेकर के संविधान का रचना होती है। प्रियम्बल को ही जब बदल दिया, उसको आप क्या कहेंगे? एक के बाद आप देखिए, एक बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पंडित नेहरू को जो पत्र लिखा था 1951 में, जब उन्होंने लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा दिया, आप वो पत्र को एक बार पढ़ लीजिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। उसके बाद जब संविधान दिवस मनाया, इस बार
हमने 2 किताब पब्लिश किया। कई ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, आर्काइव्स में पड़ा हुआ है, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड्स में पड़ा हुआ है, उसका उजागर नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस का बहुत लंबा शासन रहा है, पूरा दबा के रख दिया, आम लोगों को पता ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जब 75 years ऑफ इंडियाज एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बड़ा एक हमारे लिए एक गौरव पल है। तो इसमें हमने 2 किताब जो पब्लिश किया है, सबको पढ़ना चाहिए, जितना मीडिया हाउस है सबको पढ़ना चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं में जितने लोग बैठे हैं सब पढ़ना चाहिए। मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि खुद पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी। अब देख लीजिए, और आगे जैसे वुमेन रिजर्वेशन, पिछली बार हमने उसको पास किया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट में हमने महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान रखा। यहां तक हमने दर्शाया कि कितना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है और क्या हुआ है। पंडित नेहरू ने एसटी एससी का रिजर्वेशन के खिलाफ क्या कदम उठाया था, वो भी आपको मिलेगा। श्रीमान राजीव गांधी जी ने ओबीसी का आरक्षण का विरोध कैसे किया था, पार्लियामेंट में खड़ा होकर के, उसका भी रिकॉर्ड होगा। सारा कई चीजें हैं, लोग चाहते हैं तो मेहनत करके निकाल के खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग क्या करते हैं ये सब, इसलिए हम लोग आराम से पब्लिश कर दिया, अब लोग उसको पढ़ सकते हैं। जी, अब क्योंकि बांग्लादेश का जिक्र बार बार होता है, हालांकि विदेश मंत्रालय का इस पर बयान आ चुका है, लेकिन क्योंकि वहां पर भी अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ऐसे में एक सेफ्टी कंसर्न है वहां पर रह रहे हिंदुओं को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर। ये तो पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कह चुके हैं कि बांग्लादेश में जो परिस्थिति है उसमें माइनॉरिटीज को, हिंदू सिर्फ नहीं, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जितना भी माइनॉरिटीज है उनका सेफ्टी के लिए बांग्लादेश में जो वर्तमान सरकार है ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही इसका एक्सप्रेस कर चुके हैं और विदेश मंत्रालय भी उसमें आगे उसमें नज़र रखा हुआ है। सरकार की तरफ से जब प्रधानमंत्री जी कह दिया तो मुझे अलग से वक्तव्य देने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरा देश कंसर्न है, कनाडा में हो या बांग्लादेश कहीं भी हो, हमारे धर्म से जुड़े हुए या हमसे जो करीबी है, इंडिया से जुड़े हुए जो भी है, उनके साथ कोई भी धर्म हो, उसमें कोई एक विशेष धर्म का बात नहीं है, सबको कंसर्न होना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों में चीन के साथ सर एक बड़ी प्रोग्रेस देखने को मिली, डिसएंगेजमेंट और गलवान से पहले की यथास्थिति बरकरार रहे, क्योंकि अरुणाचल की सीमा पर भी है। क्या आपको लगता है कि किसी तरीके के चैलेंजेस, और एक और सवाल कि चीन पर अभी भरोसा किया जा सकता है क्या, या स्टेप बाय स्टेप डिप्लोमेसी के जरिए, राउंड टेबल टॉक्स के जरिए हम इसमें और आगे प्रोग्रेसिवली बढ़ते हुए नजर आएंगे? चाइना का विषय ऐसा है, ये बहुत ही सेंसिटिव है। हमारे देश में चाइना और इंडिया चाइना के रिलेशन को लेकर के भी बहुत लोगों को अंदाजा नहीं है, इसको रियल इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं, कभी प्रोपोगंडा में फंस जाते हैं, कभी कुछ नैरेटिव्स में फंस जाते हैं। ये बहुत सेंसिटिव है और हम 2 बड़े मुल्क हैं एशिया में और दुनिया में भी, सबसे 2 बड़ा पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। तो चाइना के साथ अभी जो स्टेबिलिटी आए हैं बॉर्डर एरिया में, ये हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है, चाइना के लिए भी अच्छा है। मेरे खुद प्रदेश में इतना 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हमारा वहाँ सीमा लगता है, तो वहाँ शांति होता है तो अच्छा लगता है। मैं तो बॉर्डर जाता हूँ, इस बार मैं बॉर्डर गया तो मुझे अच्छा लगा, कोई टेंशन नहीं था। पिछले साल में जब बॉर्डर में गए तो काफ़ी टेंशन था, बहुत ही एग्रेसिव और फिजिकल जो वहाँ व्यवस्था है वो भी काफ़ी, माहौल थोड़ा गंभीर था। इस बार दिवाली के दिन में बॉर्डर में थे तो हमारे भारत के सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मिठाई वगैरह खिलाया, तो माहौल अभी काफ़ी स्टैटिक है। इस बार जब आप उनसे मिले तो आपकी बड़ी अच्छी गुफ्तगू, उनसे वार्तालाप, कॉन्वर्सेशन हुई चीनी सैनिकों के साथ भी, कुछ आपने उनसे सवाल भी पूछे, हाई ऑल्टीट्यूड पे दिक्कत होती है क्या? जरा उस कॉन्वर्सेशन के बारे में बताइए। मेरा कोई औपचारिक कन्वर्सेशन नहीं, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा अपना स्टेट है। मैं गया तो चाइनीज वहाँ के जो उनके सिपाही, उनके फौज के लोग थे, तो
मैंने अपने सीनियर ऑफिसर को कहा कि उनको बुलाइए, थोड़ा बात करते हैं। तो ऐसे अनौपचारिक, ये तो कोई फॉर्मल तो है नहीं, फॉर्मल तो मिलिट्री बात होते हैं। जी, मैं थोड़ा सा माहौल को Lighten जानने up के लिए, करने लाइट के लिए, मूवमेंट करने के लिए थोड़ा सा, इसको आप क्या कहेंगे, इंटरेक्शन नहीं कहेंगे, गपशप टाइप का वहाँ गपशप टाइप। बॉर्डर में, इसमें वहाँ आधा घंटा था तो बात किया। जी। और अरुणाचल प्रदेश सरकार और साथ ही सर आईटीबीपी के बीच में एक एमओयू पर सिग्नेचर हुए हैं। मैं चाहूंगी कि उसके बारे में भी थोड़ा सा आप एनलाइटन करें, और साथ ही सीआरपीएफ में महिला बटालियन, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप। देखिए, महिलाओं का संख्या, मैं तो होम मिनिस्ट्री में 5 साल रहा हूँ। मैं जब नए नए मंत्री बने तो महिलाओं का संख्या कितना कम था, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं, लगभग नहीं के बराबर, टोकन। तो हम लोग जब सरकार में आए तब आईटीबीपी में महिलाओं को फॉरवर्ड में डिप्लॉयमेंट 18,000 19,000 फीट में भी हमारा महिला आईटीबीपी के लोग वहाँ खड़े हैं। आर्मी के हमारा फीमेल कंटिजेंट अपने जो सुइटेबिलिटी के हिसाब से वहाँ डिप्लॉयड है। फिर अभी सीआईएसएफ में जो नया बटालियन जो आप जिक्र कर रही हैं, सीआईएसएफ में भी और सीआरपीएफ में हर जगह महिलाओं का संख्या को बढ़ाया गया है और उनके लिए व्यवस्था भी, फैसिलिटी बढ़ाया गया है। अब हमारे जो फोर्सेस लोग एक्सट्रीम फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉयड है, उनके लिए लग्जरी गाड़ी एसयूवी दिया गया है। पहले तो टूटा फूटा गाड़ी में चलते थे। चाइना का सिपाही जो है एकदम लग्जरी कार में आते हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी में आते हैं। हमारे लोग टूटे फूटे गाड़ी में जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। तुरंत ये सब बदलाया गया है। बॉर्डर एरिया में कभी चर्चा करेंगे, मैं डिटेल में बोलूंगा कि मोदी जी आने के बाद कैसे हमारे सड़कें बन गई हैं। चाइना का जैसे रोड बने हैं हमारे भी बन गई है। उनके लाइट आ गए, हमारे में बिजली आ गई। उनके पानी, हमारे में पानी की व्यवस्था है। उनके में अच्छा पक्का घर बना, हमारा भी। पहले तो हम झोपड़ी में, हट्स में रहते थे। देखिए, कई चीजें हैं वो मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। हम लोग को शर्म आते थे बॉर्डर में जाने में। चाइनीज सिपाही किस स्टैंडर्ड में रहते थे और हमारा क्या हालत था उस समय 2014 से पहले। कुछ चीजें हैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। देश के हित में अगर आप सोचेंगे और देखेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर नजर आएगा। जी, आपसे कुछ ही दिन पहले हज ऐप 2.0 आपकी तरफ से लॉन्च किया गया और आपने बताया कि कैसे जो हज है, हज यात्रा, वो कैसे सुगम होगी। जाहिर है कि ये एक बड़ी पॉपुलेशन को केटर करता है। देखिए, हमारा देश से इतने लाखों संख्या में हज में जाते हैं हर साल। पिछली बार मैं जब मंत्री बना तो खबर दिया कि कई मौतें हुए हैं। इतना गर्म 48-49 डिग्री सेल्सियस में, वो भी जब मक्का में जाते हैं तो घर तो होते नहीं हैं, तो और कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। व्यवस्था ऐसा सिस्टम है, मैं तो बदल नहीं सकता हूँ। तो खास करके वृद्ध महिला, जो ओल्ड एज वुमेन्स का कई फैटालिटीज आए हैं, तो ओल्ड एज वुमेन के लिए हमने स्पेशल प्रावधान किया है। इस बार हमने नियम चेंज किया है। 65 ईयर्स से एबव जो भी महिला है उसके साथ एक कंपेनियन ले जा सकते हैं, उसका अनुमति हमने दिया है। और हमने 5 अगस्त को हज पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो हम चाहते थे कि इस बार प्रिपरेशन बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए। तो विदेश मंत्रालय का सचिव, सऊदी अरब में हमारा जो हाई कमिश्नर है, हमारा जो एम्बेसडर है, और जेद्दा में जो काउंसिल जनरल है, और जितना सीनियर, और हेल्थ मिनिस्ट्री से, लेबर मिनिस्ट्री से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबका साथ बात करके हमने तैयारी शुरू किया। हज ऐप जो सुविधा ऐप है वो भी लॉन्च किया है। और इस बार हम लोगों ने कई व्यवस्था चेंज किया ताकि गर्मी से और किसी न किसी कमी से अगर एक भी हाजी अपने जान गंवाते हैं तो हमारे लिए ये अफसोस की बात है। इसलिए हमने इंश्योर किया है कि किसी का डेथ ना हो। ये हमारा दायित्व है, हमारा सिटीजन है, हमारे देश के नागरिक हज के लिए अगर सऊदी अरब जाते हैं तो उनका भलाई के लिए सोचना हमारा ड्यूटी है, इस्लाम व्यवस्था।
टाइमली हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। जी, और अभी थोड़ी देर पहले यूथ का जिक्र किया गया। आप डेफिनेटली एक यूथ आइकॉन हैं और जिस तरीके से यूथ को आप प्रेरित भी करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे यूथ बड़ी संख्या में इस वक्त मौजूद हैं। मैंने देखा आपको लंजेस करते हुए, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे, और आप रोज़ 30 मिनट्स वो फिट इंडिया जिसका आगाज़ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने किया था, आप ये मेक श्योर करते हैं कि वो उसमें आपका भी पार्टिसिपेशन रहे, और वो जो 30 मिनट्स वर्कआउट है उसको कितना इम्पोर्टेंट आप डेली उस फिट इंडिया के एक जो विजन है जिसको लेकर हम साथ बढ़ रहे हैं उसमें आप देखते हैं? देखिए, एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, हमारा देश में कुछ साल पहले फिटनेस का कंसेप्ट या अवेयरनेस नहीं रहा है। और अफसोस की बात है, जो सच है तो मानना चाहिए। हमारे यहाँ आप मेडिकल में टेस्ट कर लीजिए, कितने प्रतिशत इंडियन मेडिकली फिजिकली फिट है। तो ये सही बात मानेगा तो आप सुधरेंगे, बहुत ही कम है दुनिया में, आप कंपेयर करेंगे तो। जब खेलो इंडिया मूवमेंट चलाया मोदी जी ने, तो बहुत अच्छी तरह से एक माहौल बन रहे थे। तो फिर मैं जब खेल मंत्री था तो फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक फिटनेस को लेकर के भी साथ साथ चले तो अच्छा रहेगा। तो हमने काफ़ी प्लानिंग करके ये फिट इंडिया का कंसेप्ट निकला। तो एक तरफ खेलो इंडिया, दूसरी तरफ फिट इंडिया मूवमेंट, तो हमने इसको पैरेलली ले जाने का कोशिश किया। जो लोग प्रोफेशनली खेलते हैं कंपटीशन के लिए, मेडल के लिए, वो खेलना चाहिए, और जो लोग फन के लिए, फिटनेस के लिए गेम खेलते हैं, वो भी अपने तरीके से खेल खेलना चाहिए। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ खेल जरूर खेलना चाहिए। दूसरे साइड में जो खेलना नहीं चाहते हैं लेकिन फिट रहना तो अनिवार्य है, तो फिर हमने फिट इंडिया का मूवमेंट चलाया। अब देश भर में फिटनेस को लेकर के एक नई अवेयरनेस, एक नया माहौल पैदा किया है। अब मैं उस हिसाब से, पहले से मैं बचपन से बहुत ही एथलेटिक रहा है, तो हम तो खेलते ही हैं। अब तो समय नहीं मिलता है, लेकिन फिटनेस के लिए हम सवेरे या शाम जब समय मिलेगा आधा घंटा तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज मतलब कुछ भी कर सकते हैं, योगा कीजिए, आप वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। कुछ भी तरीका अपना अपना होता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, मगर फिट रहना अनिवार्य है। अगर आप फिट है तो देश फिट रहेगा। मैं आपके ऑफिस आई और मैंने देखा कि आपका कितना व्यस्तम शेड्यूल है, लेकिन ये देखा कि कुछ लाइटर नोट एक्टिविटीज़ के लिए भी आप समय निकालते हैं, और स्पोर्ट्स लवर चूंकि आप हैं ही, तो इफ़ आई में आस्क कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स जिसके लिए आप समय निकालते हो, या आप चाहते हो कि उस खेल से आपको एक तरफ फिट भी रह सकते हैं आप, और स्पोर्ट्स के लिए भी जो आपका लगाव है वो कंटिन्यू रहेगा? स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के हिसाब से तो मैं एक को नहीं बोल सकता हूँ कि ये फेवरेट है, क्योंकि हर एक खेल मेरे लिए महत्वपूर्ण है, हर एक खेल इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर आप ऐसे कहेंगे जैसे फुटबॉल है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसका एक क्रेज रहता ही है। वैसे तो मेरे लिए हर एक गेम, जैसे बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, खो खो, कबड्डी, हर एक गेम बहुत अच्छा है। और मेरे समय में हम लोगों ने जो पारंपरिक खेल है, इंडिजिनियस ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, उसको भी हम लोगों ने पहचान दिया। प्राइम मिनिस्टर का इतना अच्छा सपोर्ट रहा है। मैंने खो खो, मलखम, कलरीपट्टू, थंग था, और इस तरह का जो ट्रेडिशनल गेम्स है, इन लोगों को हमने रिकॉग्नाइज किया, अर्जुना अवार्ड भी दिया। तो ट्रेडिशनल गेम को भी आगे बढ़ाया, और जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है उसमें भी बहुत तेजी से हमारा स्टैंडर्ड में उछाल आया है। जी, भारत 24 पर सर हम एक कैप्सूल चलाते हैं, अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी, और उसमें प्रधानमंत्री जी से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारी कहानियां, किस्से लोगों की जुबानी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और क्योंकि सिंस आप ब्लू आइड बॉय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में एक बहुत लंबे समय से, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपके नज़रिए से क्या ऐसा खास है कि प्रधानमंत्री जी की उस क्लोज विसिनिटी में क्या होना चाहिए आपके अंदर, जो उनका एक ट्रस्ट आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होता रहा है हमेशा से? प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर कोर होता है। प्राइम मिनिस्टर का सोच से देश आगे बढ़ता है, सरकार काम करती है। मैं तो कल्पना नहीं कर सकता, मैं किसी और का अंदर में तो मंत्री नहीं रहा, लेकिन क्योंकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है और सिस्टम को देखा है। मोदी जी के बारे में अगर बात करना है तो समय चाहिए, क्योंकि उनके काम करने का तरीका, उनका जो विजन और उसको इम्प्लीमेंट करने का बहुत ही अलग तरीके से
वो सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग ने देखा है कि अगर मोदी जी के समय में भारत को विकसित नहीं बना पाया तो फिर बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि 1947 में हम आज़ादी मिले, देश तो अमीर नहीं हुआ। तो मैं भी ये सोचते रहा कि 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला और कई देश उसके आसपास में आज़ादी मिला, वो अमीर हो गई। कहाँ सिंगापुर, कहाँ कोरिया, हमसे 30-40 गुना इनकम, 5-6 गुना नहीं, 30-40 गुना इनकम, इतना आगे निकल गए। चाइना 5 टाइम्स जीडीपी, कैसे इतना आगे निकल गए? हम कैसे पीछे रह गए हैं? हम इतना गरीब देश कैसे बन के रह गए? ये एक बहुत चिंतित करने वाला विषय है। मुझे तो बहुत पहले से ये सवाल होता था कि इंडिया कैसा है, इतना ओल्ड सिविलाइजेशन, इंडियंस बाय बर्थ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हमारा पास सभ्यता है, हमारा पास व्यवस्था भी है, हमारे पास इतिहास है, हमारा संस्कृति दुनिया में किसी से कम नहीं, फिर हम एक गरीब देश कैसे बन गए हैं? तब तो मुझे लगा कि एक नेतृत्व का कमी था, विजन का कमी था। 1947 से लेकर के 2014 तो क्यों तय नहीं हुआ कि देश को कब अमीर बनना चाहिए? क्यों सीमा नहीं बनाया, इस सीमा तक हमको जाना है? टारगेट क्यों सेट नहीं हुआ? विजन क्यों नहीं बनाया? 1947 से लेकर के हमने कितने साल गवा दिया है। मोदी जी आने के बाद तय किया है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। बिल्कुल उसी विकसित भारत का दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब आप टारगेट सेट करते हैं, लंबा एम्बिशियस टारगेट, क्यों नहीं? हम बड़ा देश है, हमारा टारगेट भी तो बड़ा होना चाहिए। तो मोदी जी से पहले क्यों यह सपना नहीं देखा गया इस देश में कि भारत को भी एक विकसित राष्ट्र बनना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर का बारे में मुझे लगता है कि देश के लोगों को मोदी जी के बारे में और गहराई से अध्ययन करना चाहिए कि इतने सालों बाद ऐसा नेता पैदा हुआ है जो अब देश को विकसित राष्ट्र बनाएगा। तो मोदी जी जैसा नेता, ये मेरा प्रधानमंत्री ये नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। और मैं इसलिए कहता हूं गर्व से कि मोदी जी जैसे आदमी बार बार किसी देश में पैदा नहीं होते हैं। और जब आदमी नॉर्मल सोच से आगे जाकर के देश के लिए एक इतिहास रचना चाहता है, तब जाकर के, इसलिए मैं कहता हूं कि सदियों में एक नरेंद्र मोदी पैदा होते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। लेकिन क्योंकि आप अरुणाचल से हैं और अरुणाचल सांस्कृतिक लिहाज से कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच है, यहाँ बहुत व्यस्त रहते हैं, अरुणाचल को मिस करते हैं, क्योंकि मैंने देखा आप मौका निकालते वहाँ के लोगों से मुलाकात करते हैं, वहाँ की संस्कृति से आप जुड़े रहना चाहते हैं, और इसीलिए शायद आपको ज़मीन से जुड़ा हुआ एक नेता कहा जाता है। हम लोग तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानते हैं, तो संस्कृति हमारे लिए मूल है। और हम आगे जितने भी जाएं, अपने परंपरा को हम साथ लेके जाएंगे, जितना भी आगे बढ़े। इस दुनिया में कई राष्ट्र ऐसे हैं आगे बढ़ गई, संस्कृति खत्म हो गई है। मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो विवादित हो जाएगा। एग्जाम्पल पॉजिटिव डिसीजन जापान है, बहुत आगे बढ़ गए हैं, कल्चर ट्रेडिशन को छोड़ा नहीं है, साथ में ले गए। लेकिन दुनिया में ऐसा भी बहुत राष्ट्र हैं, डेवलपमेंट का नाम में आगे तो बढ़ गए, भाषा चले गई, वेशभूषण चले गई, संस्कृति चले गई, किसी का धर्म अपना करके अपना पहचान ही खो दिया। कोई मतलब नहीं है, आप आगे बढ़ के आपका पहचान ही चले गए। मैं आपसे एक अंतिम सवाल और लेना चाहूँगी किरण रिजिजू जी, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि आपका बहुत व्यस्तम शेड्यूल है और वो मैंने खुद भी देखा है, लेकिन जब आपको खाली समय मिलता है तो आप 50s और 60s के गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपका पसंदीदा गीत, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आवाज़ देखा आपने? मैं मुझे लगता है कि हम सबको वो आवाज़ बहुत पसंद आएगी। एक बार तालियों के साथ ये बता दीजिए कि आपको वो आवाज़ पसंद आने वाली है। मैं चाहूंगी कि ज़रूर आप गुनगुनाएं और उसके लिए इनकार ना करें। गुनगुनाने का व्यवस्था और अवस्था दोनों नहीं आ रही। कोशिश करिए, हम आपका साथ देंगे, कोशिश करिए, हम आपका साथ देंगे। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त
मैंने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरण बहुत रिजिजू जी। मेहनत से गाया है। बहुत मेहनत को हम इन्हीं तालियों के साथ अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।